नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर री एग्ज़ाम 2024-25 जो 15 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट फर्स्ट मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग, इसका यूनिट फर्स्ट मनोविज्ञान तथा शिक्षण अधिगम साइकोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग। तो ध्यान रखना है, प्रैक्टिस सेट पहला है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक का प्लेलिस्ट 103 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो सारे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे अगर देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो 107 का आपको मिल जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे जो एग्जाम मांग कर रहे थे प्रैक्टिस सेट का 103 107, तो आप लोगों के कहने पर 103 स्टार्ट किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पुनः निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का संबंध निम्न से किससे है? ए विज्ञान, बी समाज, सी मानसिक जीवन विज्ञान, डी जादू विज्ञान। तो मनोविज्ञान का संबंध निम्न से किससे है? सही जवाब हो जाएगा सी, मानसिक जीवन विज्ञान से। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? ए मानसिक कार्य, बी मानसिक स्थिति, सी मानसिक प्रकार, या डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दो का डी, मानसिक कार्य, मानसिक स्थिति, मानसिक प्रकार, तीनों। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है? ए व्यवहार, बी संस्कृत, सी धर्म, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए व्यवहार से। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला निम्न में से किसने विधिवत रूप में रखी? ए थॉर्नडाइक, बी गैने, सी स्टेनले हॉल, डी ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा सी स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी जॉन लॉक, डी ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा सी जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के मुख्य प्रकार हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 1। सही जवाब हो जाएगा ए 2। ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, ऐसे तो अगर कहीं कहीं देखेंगे 4 भी मिल जाएगा। ठीक है, और भी प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः जो आप देखेंगे तो 2 ही प्रकार हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के 2 मुख्य प्रकार हैं, सैद्धांतिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक मनोविज्ञान किसका प्रकार है? ए भौतिक विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी नक्षत्र विज्ञान, डी मनोविज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के मुख्य 2 प्रकार हैं, तो ए सैद्धांतिक मनोविज्ञान, बी सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं कार्यात्मक मनोविज्ञान, बी व्यवहारिक मनोविज्ञान एवं कार्यात्मक मनोविज्ञान, सी सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान ... विज्ञान है? ए समर्थक विज्ञान, बी
आदर्श सूचक विज्ञान सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। शिक्षा मनोविज्ञान सामर्थक और आदर्श सूचक दोनों विज्ञान है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, ए शिक्षण से, बी अधिगम से, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों से। अगला प्रश्न है, मनोवृत्ति में संघटकों की संख्या होती है, ए 3, बी 4, सी 6, डी 5। सही जवाब हो जाएगा ए 3। मनोवृत्ति में 3 मुख्य संगठक होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। ठीक है, तो इसमें ज्ञानात्मक संगठक में देखेंगे तो यह मनोवृत्ति का वह भाग है जो हमारे विचारों और धारणाओं को दर्शाता है। हमारे द्वारा धारण किए गए विचार, मान्यताएं, ज्ञान इसमें शामिल होते हैं। और भावात्मक संगठक का या मनोवृत्ति का वह भाग है जो हमारे भावनाओं और अनुभूतियों को दर्शाता है। इसमें हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाएं जैसे कि प्रेम, घृणा, खुशी, दुख आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, इसमें व्यवहारात्मक संगठन में देखेंगे तो मनोवृत्ति का वह भाग है जो हमारे व्यवहार को दर्शाता है। इसमें हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे बोलना, चलना, लिखना आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्किनर का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से है? ए गेस्टाल्टवाद, बी व्यवहारवाद, सी मानववादी, डी मनोविश्लेषणात्मक। सही जवाब हो जाएगा बी व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण सबसे अधिक सही जानकारी देता है? ए साक्षात्कार, बी प्रश्नावली, सी पर्यवेक्षण, डी सूची। सही जवाब हो जाएगा सी पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य उपयोगिता है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ध्यान रखना सी प्रभावी अध्ययन। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक घटक है? ए जाति व्यवस्था, बी वर्ग व्यवस्था, सी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन, डी सामाजिक अध्ययन। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है? ए विषय, बी बालक, सी पाठ्यक्रम, डी ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा बी बालक या फिर छात्र। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। आप लोग जो कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। 103 आप बार बार कमेंट कर रहे हैं तो 103 में प्रैक्टिस हल करा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़, आपको भी पता है बच्चे कम रहते हैं तो इसलिए अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे हैं बीएड कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। आप लोग देखेंगे सेकंड ईयर में भी चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव पूरा कोर्स कवर करेंगे। और जो बच्चे अभी नए एडमिशन लिए हैं 2024 में उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। निवेदन है आपके कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो इतना हेल्प कीजिए प्लीज़। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? ए शिक्षा की, बी मनोविज्ञान की, सी भौतिक विज्ञान की, डी जीव विज्ञान की। सही जवाब हो जाएगा बी मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है? ए आनुवंशिकता, बी सीखने सिखाने की प्रक्रिया की, सी भौतिक विज्ञान, डी आध्यात्मिकता। सही जवाब हो जाएगा बी सीखने सिखाने की प्रक्रिया की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। परिभाषा है तो सही जवाब हो जाएगा ए स्किनर की। अगला प्रश्न है, शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है? ए अधिक व्यापक, बी अधिक विस्तृत एवं व्यापक, सी संकीर्ण, डी अधिक विस्तृत। शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। सही जवाब हो जाएगा डी अधिक विस्तृत। अगला प्रश्न है, शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप है? सही जवाब हो जाएगा 21 का ए अधिक व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, सर्वांगीण विकास का आशय है? ए मानसिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी नैतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्वांगीण विकास है? ए साध्य, बी साधन, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी ए बी दोनों, साध्य और साधन दोनों हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है?
तो सही जवाब हो जाएगा 24 का डी। बालक का समग्र विकास करना ये आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है, अर्थात समग्र विकास करना। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा है, तो सही जवाब हो जाएगा ए विषय केंद्रित, बी ज्ञान केंद्रित, सी छात्र केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। हम लोग इसका आंसर देख चुके हैं। वर्तमान शिक्षा है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी छात्र केंद्रित अर्थात बालक केंद्रित, कुछ भी रहे सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जहां, शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जहां, सही जवाब हो जाएगा ए मनोविज्ञान के सैद्धांतिक शिक्षा पर लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है, ए अधिगम कर्तव्य शिक्षण, सी सीखना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का प्रकार है, ए डिसलेक्सिया, बी एलेक्सिया, सी डिस्प्रैक्सिया, डी उपयुक्त सभी। तो अधिगम निर्योग्यता का प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अधिगम निर्योग्यता का सभी, चाहे डिसलेक्सिया हो, एलेक्सिया हो, डिस्प्रैक्सिया हो, सभी है। ठीक है, ये सभी अक्षमता के प्रकार हैं, अधिगम निर्योग्यता के प्रकार, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सभी या सब अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इसमें, सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षण अधिगम के बारे में समझ का विकास, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 30 का सी अनुप्रयुक्त विज्ञान नहीं है, बाकी व्यवहारिक आदर्शमूलक सामाजिक विज्ञान है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सर्वाधिक योगदान है, सही जवाब हो जाएगा बी स्किनर का। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान किसके अध्ययन के लिए विज्ञान है, तो सही जवाब हो जाएगा 32 का डी मानव की प्रकृति और व्यवहार, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा बी वाटसन का। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान को संदर्भित किया जाता है, ए तुलनात्मक मनोविज्ञान के रूप में, बी प्रयुक्त मनोविज्ञान के रूप में, सी सामान्य मनोविज्ञान के रूप में, डी बी सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना, डी बी सी दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि है, ए प्रयोगशाला प्रयोग विधि, बी सहसंबंधात्मक अध्ययन विधि, सी क्षेत्र अध्ययन विधि, डी व्यक्ति अध्ययन विधि। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए प्रयोगशाला प्रयोग विधि। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि का आधार है, ए निरीक्षण, बी प्रश्न, सी सामाजिक कथन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए निरीक्षण। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है, ए आत्मनिष्ठ, बी वस्तुनिष्ठ, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ दोनों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में कहीं भी जाएंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हो सकता है टाइमिंग चेंज होते रहे 103 की, क्योंकि कोशिश करेंगे 103 107 दोनों साथ साथ चले। ठीक है, तो टाइमिंग चेंज होगी तो हो सकता है, इसलिए आप ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आराम से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन कहीं पर भी जाएंगे, सबसे ऊपर ही लिंक दिया गया है। प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का सबसे बड़ा गुण है, ए विश्वसनीयता, बी परिचालन, सी नियंत्रण, डी लचीलापन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, व्यक्ति इतिहास विधि प्रयुक्त होती है, ये मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए, बी प्रतिभावान बालकों के लिए, सी समस्यात्मक बालकों के लिए अध्ययन के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालक को शिक्षित करने के लिए पहला विद्यालय किसने खोला? सही जवाब हो जाएगा बी सेगविन। अगला प्रश्न है, उन्ट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी? सही जवाब हो जाएगा 41 का बी 1800
1979 में। अगला प्रश्न है, व्यक्ति इतिहास विधि को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, नैदानिक विधि। अगला प्रश्न है, व्यक्ति इतिहास विधि में कमी है, इस सूचना की अविश्वसनीयता भी, वैयक्तिक कारकों का प्रभाव सी, अधिक समय तथा श्रम डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 44 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, स्वतंत्र चर। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं है, ए भिन्नता, बी पुनरावृत्ति, सी प्रमाणीकरण, डी नियंत्रण की कठिनाई। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, नियंत्रण की कठिनाई। ये जो है प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वयं अपने द्वारा। अगला प्रश्न है, परिप्रश्न अधिगम किसके विकास के लिए सहायक है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, सृजनशीलता। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मनोविज्ञान के उपयोग का मुख्य क्षेत्र है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, मस्तिष्क का विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मनोविज्ञान का कार्य है, एक छात्र समायोजन का अध्ययन भी, अधिगम प्रक्रिया सीखना सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं, यह कथन दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, टर्मन द्वारा। अगला प्रश्न है, टर्मन तथा मेरिल ने प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धिलब्ध मानी है? सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, 140 या 140 से अधिक। आप लोग ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि जो है 140 या इससे अधिक होती है, सामान्य बालक की 90 से लगभग 110 होता है, ये 91 110 दिया रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखना, याद होना चाहिए, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, स्लेविन ने असाधारण बालकों की श्रेणी दी है, ये मानसिक असाधारण बालक बी, वाणी असाधारण बालक सी, शारीरिक असाधारण बालक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बल छात्रों की बौद्धिक योग्यता की उच्चतम सीमा है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, 74 IQ, 74 IQ। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानसिक शील गुणों के आधार पर असाधारण बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, 2। अगला प्रश्न है, विकलांग जिसे दिव्यांग कहा जाता है, तो दिव्यांग बालक हैं, ए गूंगे बी बहरे, सी अंधे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक असाधारण बालकों के किस श्रेणी में आते हैं? ये मानसिक असाधारण बी, शारीरिक असाधारण सी, संवेगात्मक असाधारण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, असाधारण बालक में सम्मिलित हैं, ए प्रतिभाशाली बालक बी, निम्न बुद्धि बालक सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, प्रतिभाशाली बालक और निम्न बालक दोनों असाधारण बालक में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में औसत छात्र की शिक्षा से अलग है, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, असाधारण बालक का संबंध है, ए प्रतिभाशाली बालक से बी, सामान्य बालक से सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना सी, ए बी दोनों, प्रतिभाशाली और सामान्य बालक दोनों जो हैं असाधारण बालक का संबंध है। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी के बालक का होता है प्रतिक्रिया काल सबसे कम? किस श्रेणी के बालक का, ध्यान कर, थोड़ा सा ये यहाँ पर हट गया है,
तो यहाँ पर रहेगा किस श्रेणी के बालक का प्रतिक्रिया काल सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ से तो ए प्रतिभाशाली बालक, बी मानसिक दुर्बल बालक, सी शारीरिक विकलांग बालक, डी सामान्य बालक। तो किस श्रेणी के बालक का प्रतिक्रिया काल सबसे कम होता है? सही जवाब हो जाएगा ए प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों की श्रेणी में की जाती है? ये मानसिक दुर्बल बालक, बी बहरे बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ध्यान किस श्रेणी की किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों में की जाती है? चाहे मानसिक दुर्बल बालक हो, बहरे हो या प्रतिभाशाली हो, सभी की। अगला प्रश्न है मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है लुइस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा है? ए अंध बालक की शिक्षा, बी सामान्य शिक्षा, सी बहरे बालक की शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए अंध बालक की शिक्षा अर्थात अंधे बालक की। अगला प्रश्न है ब्रेल पद्धति के आविष्कारक हैं? ए लेविस बी लुई ब्रेल, सी जॉन रॉबर्टसन, सी डी गिने। तो ब्रेल पद्धति के आविष्कारक हैं। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी लुइस ब्रेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, यहाँ तो पूछा ही जाता है, पीसीएस वगैरह एग्जाम में भी देखें, किसी कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे के उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम है। ए पाठ्यक्रम की समृद्धि, बी विशिष्ट कक्षा का प्रबंधन, सी तीव्र कक्षोन्नत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मंद बुद्धि बालक की गणना मानसिक दुर्बल बच्चों में नहीं की जाती, या कथन सही है कि गलत है? सही जवाब हो जाएगा ए सत्य है। अगला प्रश्न है मंद बुद्धि बालक की विशेषता है। ए आत्ममूल्यांकन का भाव, बी आत्मविश्वास की कमी, सी आत्मबल की कमी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 26 बुद्धिलब्ध से नीचे वाले बालक सीखने में ए बिल्कुल असमर्थ, बी सीमित शब्द भंडार, डी सी एकाग्रता कम, डी उपयुक्त सभी। अगर किसी की बुद्धिलब्ध 26 से नीचे है तो सीखने में कैसे होंगे? सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना डी सभी होगा, बिल्कुल असमर्थ होंगे। ठीक है, और सीमित शब्द भंडार भी होगा, एकाग्रता में भी कमी आएगी। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मंद बुद्धि बालक प्राप्त होते हैं। मंद बुद्धि बालक प्राप्त होते हैं, मंद बुद्धि बालक प्राप्त करते हैं। ए अपने समूह से कम, बी बहुत कम, सी अपनी बौद्धिक क्षमता से कम, डी सफल होने के लिए निम्न से कम। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी अपनी बौद्धिक क्षमता से कम। अगला प्रश्न है मूर्ख अर्थात मोरन बालक की बुद्धिलब्ध होती है। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए 50 से 75 IQ। अगला प्रश्न है आर्म रोड के अनुसार मानसिक दुर्बल बालक औसत बुद्धि से सार्थक रूप में होते हैं। ए निम्न, भी उच्च, सी सर्वोच्च, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए निम्न। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों की आमतौर पर होगी। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए उच्च तीव्र बुद्धि। अगला प्रश्न है प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे आपके साथ बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ध्यान रखना हम लोग सेकंड ईयर में भी इसका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं भी एडमिशन लिए हैं 2024, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनका भी कोर्स कवर किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है विकलांग बच्चों में ... अधिगम कम होता है। एक गति नियंत्रण भी, अत्यधिक क्रियाकलाप, सी सामाजिक समायोजन विवेचन, डी विचार शक्ति में सही। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी सामाजिक समायोजन विवेचन। अगला प्रश्न है प्रतिभावान बालक। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए हमेशा बुद्धिलब्ध बहुत उच्च होता है। अगला प्रश्न है ब्रेल पद्धति आविष्कार किस वर्ष हुआ।
तो सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना आप लोग। ए 1921। ब्रेल पद्धति का आविष्कार कब हुआ? तो 1921। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया गया है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। तो क्लियर है। तो ब्रेल पद्धति का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा सही जवाब 1821 में। अगला प्रश्न है, बहरेपन की गणना संवेदी क्षति के अंतर्गत की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए सत्य है। अगला प्रश्न है, श्रवण असमर्थ वाले बालक होते हैं, ए चिन्ह भाषा में प्रवीण, बी अंगुली उच्चारण में प्रवीण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो श्रवण असमर्थ वाले बालक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, चिन्ह भाषा में प्रवीण, अंगुली उच्चारण में प्रवीण, दोनों। अगला प्रश्न है, श्रवण शक्ति में 70% से अधिक क्षति कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 78 का, ए शैक्षिक बहरापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, आंशिक अंधे बालक के चाक बोर्ड का रंग होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, भूरा। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक में पाई जाती है ए मौलिकता, बी आनंद, वित्ती, सी सामान्यीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर ए आक्रामक होते हैं, बी निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, सी संगत होते हैं, डी संगठित होते हैं। तो अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर, सही जवाब हो जाएगा 82 का, बी निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता के लिए सर्वोच्च निकाय है। सही जवाब हो जाएगा 83 का, डी अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधिता संस्थान, जो कि महाराष्ट्र मतलब मुंबई में है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 84 का, बी मुंबई में। ठीक है, बाकी इसके केंद्र कई जगह पर हैं। अली यावर जंग श्रवण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय केंद्र नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान दिया। सही जवाब हो जाएगा 85 का, सी व्यवहारवाद ने। अगला प्रश्न है, आधे शरीर की दुर्बलता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा ए पक्षाघात। अगला प्रश्न है, एक अंग की दुर्बलता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा बी एकाग्रघात। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार दृष्टिबाधित बच्चों के अध्ययन में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात। तो भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार दृष्टिबाधित बच्चों के अध्यापन में अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात कितना होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी 1:8। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्ध होती है। सही जवाब हो जाएगा 89 का, डी 110 119। अगला प्रश्न है, बाकी 2-3 चीज हो, प्रतिभाशाली बालक होगा 140 से 40 से अधिक होगा, सामान्य बालक तो 91 से 110 होगा। ठीक है, सारी चीजें याद रखना। अगला प्रश्न है, अधिगम अयोग्यता से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षण निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 91 का, डी व्यक्ति की समस्याओं की पहचान। अगला प्रश्न है, दोषारोपण धनात्मक प्रेरक है, एक मंदबुद्धि बालक के लिए बी, औसत बालक के लिए सी, प्रतिभाशाली बालक हेतु डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी प्रतिभाशाली बालक हेतु। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक किस विषय को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं? ए मूर्त विषय, बी अमूर्त विषय, सी ए बी दोनों, डी में डी मूर्त तथा सरल। प्रतिभाशाली बालक किस विषय को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी अमूर्त विषय को। तो आप लोग ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 103 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
अगला जो प्रैक्टिस सेट हल किया जाएगा यूनिट 2 बुद्धि एवं सृजनात्मकता इंटेलिजेंट मीनिंग थ्योरीज। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शेयर कीजिए। निवेदन है सेकंड ईयर में देखेंगे तो पूरा कोर्स हम लोग कवर करेंगे। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे 2024 में एडमिशन लिए उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। आगरा यूनिवर्सिटी का पूरा कोर्स बीएड का कंप्लीट किया जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है। आपको भी पता है बच्चे थोड़ा कम है री एग्जाम में, तो व्यू कम आता निराशा होती है, मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।